तो दोस्तों, मैं रोशन लाल आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा एएलपी में डीबी मेडिकल कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखना है। अगर आपका इस बार नहीं हुआ है तो जनवरी या फरवरी में आपका एएलपी का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए दोस्तों आपको पहले नंबर तो मैथ रीजनिंग पे एकदम फुल कंसंट्रेट होकर रिवीजन करते रहिए। और साइंस के लिए दोस्तों आप रुक्मणी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की जो बुक थी इसके पहले वाली है, जो 18 में एग्जाम हुआ था, उसको अच्छी तरीके से आप रिवीज कर लीजिए। आपका 110% हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको अपने एलपी में डीवीओ मेडिकल के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने जब सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम दिया था तो मैंने सिर्फ मैथ रीजनिंग और साइंस के दम पर ही मेरा हुआ था, क्योंकि मैं जीके पढ़ता नहीं है, मेरा करंट अफेयर जल्दी दिमाग में आता नहीं है। उसके लिए दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकता। हालांकि आपको इससे मतलब भी नहीं है। अगर आपको इतना मैथ साइंस मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपके 110% आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। अब सीबीटी टू में दोस्तों जीके कोई वैल्यू है ही नहीं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है जो 50 नंबर का होता है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ ही लेंगे कोई क्लास लेकर, तो उसमें भी आपका हो जाना है। और मैथ रीजनिंग तो मास्टर है ही आपका रेलवे में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा सीबीटी फर्स्ट हुआ था, मेरा उसमें 51 पॉइंट कुछ नंबर बना था, जो मैं सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर चुका था। जब बात आती है सीबीटी टू के लिए, तो सीबीटी टू में दोस्तों मैं मैकेनिकल ब्रांच से मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, तो मैंने फीटर ट्रेड चुना था। कि दोस्तों फीटर में क्या है, आपको सबसे बेसिक चीजें जो वर्कशॉप है ना, तो आपको वही चीजें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसलिए मुझे वो चीजें याद करना ज्यादा इजी लगा, इसलिए मैंने फीटर ट्रेड चुना। ठीक है। और जो मेरा सीबीटी टू का स्कोर कार्ड था, उसमें मेरा पार्ट ए में 82 आया था, और पार्ट बी जो पासिंग मार्क होता है उसमें 36 आए थे, जो मैं सीबीटी भी क्लियर कर गया। अब इसके बाद दोस्तों जब साइको की तैयारी के लिए, इससे साइको के लिए दोस्तों मैंने एक क्लास लिया था मेरे इलाहाबाद में, एक मोदी क्लासेस। मैं उनके मतलब ऑफिस में गया था डायरेक्ट ऑफलाइन के लिए बात करने, तो उनका ऑफलाइन फीस था 3500 रुपए। तो मुझे लगा कि ये यहाँ से आने जाने में खर्चा काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि दोस्तों अच्छे मतलब बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लास लिया जो 1500 में मिल गया। तो दोस्तों मैंने क्लास लिया, लेकिन कोई वैल्यू है नहीं। मैं सीधा ही बोलूंगा कि आप अगर मोदी क्लास के लेते हैं तो कोई मतलब है नहीं। आप कोई भी जैसे अनलिमिटेड एजुकेशन हो गया, एन के क्लासेस हो गया, तो आप इनके लिए साइको बेस्ट हैं ये टीचर। आप उनकी क्लासेस रेगुलर ले सकते हैं और ऑनलाइन ही लीजिए। वो दोस्तों एग्जाम भी ऑनलाइन होता है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन के लिए, आपको एग्जाम में उतना ही परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये बार साइको में प्रॉब्लम ये हुई थी, काफी बच्चों का कंप्यूटर बंद हो जा रहा था, सर्वर प्रॉब्लम था, और जिनका माउस भी प्रॉब्लम। लेकिन एग्जाम जिनका दोबारा हुआ उस टेक्निकल प्रॉब्लम में दोस्तों माउस को कंटिन्यू किए, मतलब काउंट नहीं किए थे। मेरा भी तो एग्जाम में माउस प्रॉब्लम हुआ था कि कर्सर जो होता है दोस्तों, कहीं भी सरका रहे हैं तो एक ही जगह पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जा रहा था, उसको खसकाने में टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसमें दिमाग क्या काम में। इसके प्रॉब्लम को एग्जाम के लिए दोस्तों मैं मुंबई सेंटर गया था एप्लीकेशन देने के लिए। सर मेरा एग्जाम करा लीजिए। मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर कर चुका था, आप माने या ना माने, मैं इतना लगभग 18 या 2000 करीब टेस्ट दिया था, फुल टेस्ट। और हाफ टेस्ट मतलब सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उसको तो पता नहीं कितने दिए थे। ठीक, मैं मोदी का भी दिया पूरा, एनके में 2-3 क्लासेस ली थी, और अनलिमिटेड एजुकेशन मेरे सीनियर थे, उनका मतलब वो भी यूज करते थे और मैं भी यूज करता साथ में। और कौटिल्य क्लासेस जो मेरा फ्रेंड था बाजू में, उसका भी हो गया है, उसका भी मैं मतलब ये मतलब 5 टीचरों की क्लास को मैं रेगुलर यूज किया था। तो आप गेस कर लगा सकते हैं कि मैंने कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे। तो मेरा साइको भी क्लियर हो गया। मेरा मार्क उतने अच्छे बन नहीं पाए थे साइको में, लेकिन पास हो गया था। तब बात तो दोस्तों यहाँ तक होने के बाद तो मेरा डीवी और मेडिकल के लिए मेरा नाम आया था, तो मैं बहुत खुश था। ठीक, तो मेरा 28 नवंबर को मेरा डीवी था। तो मेरे डीवी में दोस्तों मैंने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे। इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट का एक एनसीएल फॉर्मेट लेना था, जो कास्ट सर्टिफिकेट पुराने जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसके टाइम के एक नया वाला बनवाया था, और 5-6 फोटो ले गया था। ठीक, वो एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें मैं लेके गया। अगर वो आपके पास ये चीजें वहां पे नहीं थी, तो वहां पे जो सर थे वो काफी कॉम्प्रोमाइज थे, लोगों को सपोर्ट भी कर रहे थे। जिनके पास नहीं था तो वो बना के दे दे रहे, मतलब वो निकाल के दे रहे, आपको वहां पे फिलअप कर लेना था।
वहाँ के जितने स्टाफ थे तो सारे कोऑपरेटिव होते, सबकी मदद करते थे, क्योंकि दोस्तों वो लोग भी जानते हैं कि बंदा अगर यहाँ तक कोई मेहनत करके आया है तो यहाँ से अगर उसकी एक भी गलती मतलब उसे पीछे छोड़ सकती। तो दोस्तों जहां तक होता था बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उसको साथ लेके आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक, तो 28 नवंबर को मेरा डीबी भी कंप्लीट हो गया, काफी अच्छे से डीबी हुआ। उसके बाद दोस्तों फिर 28 को शुक्रवार पड़ गया था, तो सैटरडे संडे मेडिकल बंद रहता है। तो मेरा मेडिकल की डेट है उसके मतलब 1 तारीख को लगी थी, जो था सोमवार से शुरू। तो सोमवार को मेरा मेडिकल था कल्याण में। तो कल्याण में दोस्तों मेडिकल मेरा एक ही दिन में कंप्लीट हो गया था, सारे मतलब चेकअप वगैरह क्लियर हो गए थे। ठीक, जिसमें मेरा पहला नंबर हुआ था यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट दोस्तों 2 बार हुआ था। पहली बार में दोस्तों आपको बिना खाना खाए हुआ था, तो उसके बाद दोस्तों 12 बजे के बाद मेरा खाना के बाद हुआ। उसके बाद दोस्तों मैंने एक्सरे कराया, फिर ईसीजी कराया, ईसीजी के बाद मैंने आई टेस्ट कराया। आई टेस्ट में दोस्तों जो यहाँ पे नॉर्मली आप लोग कर लेते हैं कि 6 फुट मतलब कर लेते हैं, कुछ 6 मीटर होता है ना 6x6, तो यहाँ पे 6 मीटर आपको कम ही में लगता है, लेकिन वहां पे आप जाएंगे तो 6 मीटर प्रॉपर देखते हैं। कि मैं यहाँ पे किया था तो मेरा 6 मीटर पे दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे जब प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप कराया था तो क्लियर था, क्योंकि दोस्तों 6 मीटर से कम ही था, तो मैं श्योर था कि मेरा हो जाएगा 6x6 में। लेकिन जब वहां गया तो मुझे लगा कि ये तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है। फिलहाल मैंने गाजर वगैरह काफी सेवन किया था, झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरा 6x6 भी क्लियर हो गया। और कलर ब्लाइंडेड था, तो मेरे कलर ब्लाइंडेड भी अब क्या बोलूं, कलर ब्लाइंडेड के दोस्तों मैंने 4 हॉस्पिटल में चेकअप कराया था। एक था जैसे साइको के टाइम पे हुआ था कि आई टेस्ट, तो वहां कराया तो वो भी क्लियर था। उसके बाद जब दोस्तों फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें जब हुआ तो मैं हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक है राजीव हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल से मैं वहां भी कराया था। वहां भी प्रॉपर था 6x6 कलर ब्लाइंडर्स फंडस वगैरह सब चीजें ठीक थी। और शांतिपुरम में भी एक हॉस्पिटल है, ठीक, तो वहां भी वहां सब चीज था। लेकिन हमारे यहाँ एक क्या है हॉस्पिटल है जो पड़ता है बेली हॉस्पिटल, महर्षि राजीव टंडन करके हॉस्पिटल है, तो वहां पे कराया था। तो वहां पे दोस्तों मेरा कलर में टेंशन में आ गया, चला अभी तक तो मेरा सब चीज ठीक था, ये कलर ब्लाइंडनेस कहाँ से आ गया। तो मैं काफी डिप्रेशन में चला गया। तो मैं कई लोगों के पास सजेस्ट किया कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बता रहे, लगभग 4 जगह था, सब चीज ओके था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं किसी का ब्लाइंड बता रहे। मैं तो सर जो जिनसे मैंने सजेस्ट किया था मेरे सीनियर थे, वो भी एलपी हैं और इसमें सीनियर एलपी, मैं उससे बात किया तो काफी सपोर्टिव है वो लोग। तो बताया कि अभी कुछ मत कराओ, नॉर्मल रहो, खेलते घूमते रहो, घूमने के लिए तो मना किया था, बाइक वगैरह मत चलाओ अभी। ठीक, तो मैं कुछ दिन नॉर्मल हुआ, कुछ नहीं किया, कोई टेस्ट सारे टेस्ट भूल गया कि अब ये टेस्ट भी कराना है, कुछ नहीं किया। सीधा मैं गया, मेरा कलर ब्लाइंडेड भी एकदम प्रॉपर ठीक था। और ट्रैक ट्रैक वाला होता है ना कि उंगली से घुमाते जाओ ऐसे ऐसे कर कहाँ कहाँ से मैं उस रास्ते पे मंजिल पे पहुंचना है, वो रास्ता भी था, तो वहां भी मेरा क्लियर था। एक में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी कि दोस्तों वहां पे जो मैम थी कृष्णा मैम करके, वो काफी कोऑपरेटिव थी, तो मैंने 2 बार घुमाया तो ठीक था, लेकिन जब तीसरी बार घुमा रहा था तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैम बोली कि ठीक से करो, मुझे लगा हाँ गड़बड़ जा रहा है, तभी मैम बोल रही कैसा। ठीक, तो मैं दोबारा उस पर कंसंट्रेट करके आगे बढ़ा तो ठीक हो गया। मेरा डीबी मेडिकल भी क्लियर हुआ। जब मेडिकल हो गया था तो अगले दिन मुझे बुलाया साइन करने के लिए। जब अगर आपको दोस्तों मैंने 5 जगह साइन, 4 जगह अंगूठे छाप दिए। अगर आपको डॉक्टर लगभग बोल देता कि आप घर जाओ या फिर किसी जांच के लिए दोबारा बुलाता है, तो आपको तो आप में कुछ प्रॉब्लम है तभी आपको दोबारा बुला रहा है। ये चीज का आपको याद रखना है। अगर आपको कोई चीज नहीं है, अगर डायरेक्ट बोल देता है कि आपका हो गया आप घर जाओ, तो आप जो साइन लेते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं मेरा ठीक है सब चीज। अगर वो बोलता है ओके है, या अगर नहीं भी बोलता है, अगर आपको डायरेक्ट बोलता है कि आप घर जाओ, तो आप अपने आप को फिट मान लीजिए। क्या है, अपने आप को फिट मान लीजिए। मुझे भी कंफ्यूजन था, तो मैं मेरे से पहले जिन बच्चों का मतलब जिन लोगों का था मेडिकल, मैं उनसे बात किया, तो उनका पैनल भी आ गया, उनको पैनल में नाम भी आया। तो मैं उनसे पूछा, तो बोले कि अगर डॉक्टर आपको बोल दे रहा है साइन के लेने के बाद कि सब चीज जो ठीक है आप घर जाओ, या फिर डायरेक्ट बोल दे कि आप घर जाओ हो गया आपका मेडिकल, तो आप अपने आप को फिट मान लीजिए। तो मेरा भी यहाँ तक क्लियर था। मैं घर आ गया 2 दिन बाद। तो अब मैं पैनल में आने का वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से पैनल आ जाए, ज्वाइनिंग डेट आ जाए, तो चलें जॉब पर। 2 साल से दोस्तों घर बैठे बैठे उब रहे हैं। अगर आपको दोस्तों मैं फिट हूँ या अनफिट हूँ, अभी तो लगभग फिट ही मान रहे हैं कि दोस्तों डॉक्टर भी बोल दिया आप फिट हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे
चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों क्लासेस भी लेता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं ये क्लासेस 2 साल से ले रहा हूँ। कोई कैसे मैं ज्यादातर मैथ की क्लासेस लेता था और रीजनिंग में जो टॉपिक मुझे टफ लगता था, जैसे मेरे कैलेंडर पढ़ने में टफ लगता था, मैं कैलेंडर की क्लास लिया हूँ। कैलेंडर को मैं इतनी आसान तरीके से समझाया हूँ ताकि आपको एक ट्रिक लगाइए, एक ट्रिक से मतलब कैलेंडर में जो भी टॉपिक बनते हैं, पिछले ईयर का डेट, पिछले ईयर के डे, कुछ भी पूछे तो आप उसी ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब जो चीजें टफ लगती है मैं उसी चीजों की क्लास लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं वो चीजें काफी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ अगर मुझे ये चीज प्रॉब्लम हो रही है तो सामने वाले जो नए हैं उनको भी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों मैं भी तो नया ही हूँ। इसलिए दोस्तों मैं क्लास लेता हूँ और मैथ में दोस्तों मैं बेसिक चीजें पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस देखना है तो मेरे चैनल में जाके आप वो चीजें देख सकते हैं। अगर आपको चीज समझ में आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाकी रेलवे के लिए मैं दोस्तों क्लासेस ऐसी सारी अपडेटेड देता रहूंगा, कैसे मेरा हुआ आप समझ सकते हैं कि यार फिर रेलवे डायरी होती है ना, तो मैं रेलवे डायरी के माध्यम से मैं अपना ब्लॉग भी बनाता चलूंगा, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती चले। अब तो मेरा छोटा चैनल है कि किसी को फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों जहां तक हो पाएगा मैं लोगों की फाइनेंशियल हेल्प भी करूंगा। दोस्तों किसी की फीस लेने में, क्लास लेने में, मतलब फीस जमा करने में प्रॉब्लम होती है, किसी को नोट्स देने में, तो मैं वो सारी चीजें आपके लिए प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे कुछ चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं या फिर आपके लाइफ में काफी हेल्प करे, आपके मेडिकल डिग्री या फिर ज्वाइनिंग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।